see, audit of major items in financial statement. We need to start with this point. We are on to audit of insurance companies. Okay. Now, I suppose you know what do you mean by premium? Premium क्या होता है? It is consideration for which insurance company takes up and gives you a risk coverage. Takes up a policy and gives you a risk coverage. ठीक है, उसके अगेंस्ट में कंपनी आपसे क्या चार्ज करती है? A consideration that is known as premium. ठीक है, ओके, यहाँ से ही स्टार्ट करना था ना? ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो अभी देखो प्रीमियम। अब प्रीमियम हमारा कैसे, हम किस मोड में कंपनी आपसे प्रीमियम ले सकती है? कैश के फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट में, चेक के फॉर्म में, या ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी ये प्रीमियम हम कंपनी को पे कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब आपको डिटेल में पता है प्रीमियम क्या होता है, और शेड्यूल नंबर 1 में हम लोग प्रीमियम के पूरे डिटेल्स शो करते हैं। ठीक है, अब वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम। ऑडिटर कैसे प्रीमियम को वेरीफाई करते हैं? सबसे पहले तो आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में से जितनी इंफॉर्मेशन निकलती है वो ले लो, कलेक्ट कर लो। ठीक है, करंट पीरियड का प्रीमियम रिकॉर्ड हो रहा है जो, उसको चेक करो। अनअर्न्ड प्रीमियम कितना है, वो एडवांस में शो किया है कि नहीं किया है, सेपरेटली उसको शो उसको चेक करना है। कंप्लायंस विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस वो फॉलो किए हैं कि नहीं, वो चेक करना। collection made by agent after the balance sheet date should be recorded in the premium account of the current year only. मतलब आप चेक कर लो एक बार की बैलेंस शीट के डेट के बाद अगर कोई प्रीमियम कलेक्ट हुआ है जो करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो करंट ईयर के प्रीमियम में हमने उसको शो किया है कि नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ को इंश्योरेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं आपको। जब एक ही प्रॉपर्टी को हम 2 कंपनीज के साथ इंश्योरेंस ले लेते हैं उसको बोलते हैं को इंश्योरेंस। तो इन केस ऑफ को इंश्योरेंस ओनली कंपनी शेयर ऑफ प्रीमियम शुड बी रिकॉर्डेड। मतलब एक ही कंपनी का कितना शेयर है, समझो मैंने एक प्रॉपर्टी को 2 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंश्योरेंस करवाया है, तो ए कंपनी का शेयर है 30% और बी कंपनी का शेयर है 70%, तो उतना ही रिकॉर्ड हुआ रहना चाहिए, 30 एंड 70 रिस्पेक्टिवली। When premium is collected in installments, auditor is to check वो प्रॉपर कलेक्ट हुआ है कि नहीं ड्यू डेट के विद इन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू फ्रॉम बैलेंस बिफोर बैलेंस शीट डेट should be recorded in current year's income irrespective of whether they are received or not. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इंस्टॉलमेंट्स मिलने वाली हैं, ठीक है, पर पता नहीं आप मिलने वाली है तो भी तो आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लो कि करंट ईयर की इनकम आपको आने वाली है, ये बिकॉज ये इंस्टॉलमेंट है, ये तो आपको मिलेगी ना प्रीमियम की। Next is he has to verify whether proper custody of the stationery like policy documents, stamps, counter files is maintained. मतलब आप जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो उन्होंने प्रॉपर अपने हाथ में कस्टडी ली हुई है क्या संभालने की, डॉक्यूमेंट्स को, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को, स्टैम्प पेपर्स को, काउंटर फॉइल्स को एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया? मतलब वाउचर्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के जिससे प्रूफ मिल सकता है कि ये ट्रांजैक्शन कस्टमर और कंपनी के बीच में हुआ है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी आपको वेरीफाई करनी है किसके हाथ में है। ठीक है, अभी देखो सेकंड है आपका क्लेम्स। सबसे पहला होता है प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 1 को, उसको कैसे वेरीफाई करने का वो आपने समझा। अब नेक्स्ट देखो क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स आपको पता है, क्लेम्स तो बहुत तरीके के क्लेम्स हो सकते हैं। क्लेम्स मतलब होते क्या है, जब कंपनी आपको डैमेज हो जाने के बाद, फिनेंशियल लॉस हो जाने के बाद, या रिस्क अराइज हो जाने के बाद पेमेंट करती है, उसे कहते हैं क्लेम्स पेड। ठीक है, उसे कहते हैं क्लेम्स पेड। अब इसमें इंक्लूड होता है लीगल एक्सपेंसेस, सर्वेयर एक्सपेंसेस, फोटोग्राफ चार्जेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। सेटलमेंट पूरा इसी क्लेम के जरिए होता है, जितना भी आपको कंपनी सेटल करती है वो क्लेम्स के जरिए सेटल करती है।
तो अब आप देखोगे ना, अगर तो 3 तरीके के क्लेम्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट बिजनेस क्लेम, मतलब आपकी खुद के बिजनेस का। एक होता है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड बिजनेस क्लेम, मतलब आपने किसी कंपनी का री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया था और उसका अभी मुझे क्लेम चुकाना है। को इंश्योरेंस बिजनेस क्लेम, को इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब एक ही प्रॉपर्टी दो कंपनीज के अगर एक ही साथ। प्रॉपर्टी हाँ, का दो दो, इंश्योरेंस से लेना। वेरी गुड, दो अलग अलग इंश्योरेंस दो अलग अलग कंपनी से लेना। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी हम थोड़ा और भी इसके बारे में पढ़ेंगे जब ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसे कहते हैं को इंश्योरेंस। को से ही मतलब समझ, जैसे को एजुकेशन, तो लड़के लड़कियां जब साथ में बैठकर एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते हैं तो उसे कहते हैं को एजुकेशन, एक ही स्कूल में, एक ही हॉस्टल में। ठीक है, जैसे गर्ल्स कॉलेज होता है तो उसे हम को एजुकेशन नहीं बोल सकते हैं ना, जैसे बॉयज हॉस्टल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे आपको समझ आ जाए। तो को इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या होता है, जैसे एक ही प्रॉपर्टी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी, एक ही कार, एक ही पर्टिकुलर चीज को आपने दो अलग अलग कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवा दिया। तो अब मेरा कितना प्रपोर्शन है और सामने वाली कंपनी का कितना प्रपोर्शन है, तो क्लेम में भी तो डिसाइड करना पड़ता है ना वो। ठीक है, तो अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है क्लेम्स इंटीमेशन का, क्लेम्स पेड का। ठीक है, प्रॉपर डैमेज पॉलिसी, पूरी डैमेज की रिपोर्ट्स ली जाती हैं, पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है, वो भी क्लेम्स के डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है, मतलब अटैच किया जाता है। क्लेम डिस्बर्समेंट बैंक बुक, डिस्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? क्लेम डिस्बर्समेंट बैंक बुक का मतलब जब आप क्लेम सेटल करते हो ना, सेटल, जब आप क्लाइंट को पेमेंट करते हो, पेमेंट, तो पेमेंट कैसे होती है? बैंक अकाउंट के थ्रू होती है ना। तो जितने भी बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए, उसको आप अटैच करके रखते हो क्लेम बुक के साथ। कौन सा बुक होता है वो? क्लेम डिसबर्समेंट बैंक बुक। डिसबर्समेंट मतलब जब मैं सेटल कर रही हूँ, जब मेरी कंपनी आपको पेमेंट कर रही है, तो उसका एक प्रूफ बनाकर रखती है। ठीक है, सैलवेज रजिस्टर, मतलब कुछ और भी बाकी जो क्लेम से रिलेटेड एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें चीजें हैं छोटी मोटी, वो सैलवेज रजिस्टर में मेंटेन करके रखती है। तो सबसे पहला ऑडिटर का काम क्या होगा? ये सारे बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सॉरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना वैलिड है कि नहीं है, वो एविडेंस के जरिए चेक करना कि ये सारी ट्रांजैक्शंस वैलिड है कि नहीं है। जस्ट जस्ट लगना चाहिए। So, see, सबसे पहले the provision has to be made on the basis of claims launched. मतलब कितनी क्लेम्स लॉन्च हुई, आई मीन कितनी क्लेम्स लॉगिन हुई हैं, कितने डैमेजेस हुए हैं, कितने लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है रियलिटी में। सो कितने क्लेम्स मेरे पास अभी लॉग इन हुए हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हुए हैं, द डेट ऑफ लॉस, कब ये नुकसान हुआ था उसको वेरीफाई करना। Provision has been made for only those claims for which company is legally liable. अब ये भी तो चेक करना है कि कंपनी वाकई में उन्हीं क्लेम्स को सेटल करे जो लीगली लाइबल है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, अब ओके, कहाँ थे हम? सॉरी, वो चार्जर पॉइंट ठीक से प्लग इन नहीं था। कहाँ थे हम? अ, मैम एग्जाम्पल दे रहे थे आप कौन सा वाला? लीगल लाइबल का। हाँ, लीगली लाइबल, एल आई सपोज। सी। हाँ, सपोज लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लीजिए। आपको ये पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस में ना नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट्स या किसी और रीजन की वजह से आपका अगर डेथ हो जाता है, सॉरी टू से दैट, बट सपोज मेरा डेथ हो जाता है, तो कंपनी विल पे माय फैमिली। ठीक है, लेकिन
लेकिन सपोज सुसाइड कमिट किया और किसी ने सुसाइड कमिट किया और उसकी वजह से डेथ हो गया, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं उसे, कंपनी आपको पेमेंट नहीं करती है क्योंकि लीगली लायबल नहीं है ना। सुसाइड कमिट करने के लिए कंपनी क्यों पे करेगी आपको? वो तो आपने जानबूझ के अपने आप को हर्ट किया, अपने को इंजरी पहुंचाने की कोशिश की या डेथ करने की कोशिश की, राइट? तो क्लेम नहीं मिलता है ना? क्लेम सेटल होके नहीं मिलता बिकॉज इन दैट केस कंपनी इज नॉट लीगली लाइबल। कंपनी के ऊपर लीगली बर्डन नहीं है आपको सेटल करने का, बिकॉज हमने पर्पसफुली किया, वेरी गुड, पर्पसफुली खुद को हार्म किया, देयरफॉर कंपनी इज नॉट लीगली लाइबल। ठीक है ना? मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे आपको समझ में आ गया। तो मतलब क्लेम सेटल करने के पीछे रीजन क्या था वो भी एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है, ठीक है ना? सो देयरफॉर यहाँ पर लिखा हुआ है लीगली लाइबल। प्रोविजन मेड इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। ऐसे तो नहीं आपका कोई रिलेटिव था, फ्रेंड था, तो आपने जितना अमाउंट ऑफ पॉलिसी में बनता है उससे ज्यादा आपने उनको सेटल करके दिया, ऐसे तो नहीं किया है ना? चीटिंग तो नहीं की है, पार्शियलिटी तो नहीं की, बायसनेस, वो चेक करना है ऑडिटर को। व्हाइल डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन, ये भी चेक करना है कि एवरेज क्लॉज कितना एप्लीकेबल था इन द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस में क्या होता है, एवरेज क्लॉज एक होता है, एवरेज क्लॉज को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो एवरेज क्लॉज के रूल्स को अप्लाई किया है कंपनी ने कि नहीं किया, वो चेक करते हुए आपको वेरीफाई करना है। इन द केस ऑफ को इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स कंपनी हैज टू मेड company has made provisions only in respect of own share of the liability. अब को इंश्योरेंस के टाइम पे क्या होता है, सपोज तीन तीन कंपनीज है जिनके पास मेरा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, तो सब थोड़ी मुझे जितना अमाउंट बनता है उतना लाए पे करेंगे, ऐसे तो मैं अमीर हो जाऊं, सब बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को जलाते रहेंगे, डैमेज करते रहेंगे, क्योंकि आपको हर एक कंपनी सारा सारा पे करेगी, नहीं ऐसे नहीं होता है, सारा सारा नहीं पे करती है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई 50 लाख की, तो तीन कंपनी के साथ आपने इंश्योरेंस लिया था, तो तीनों का प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा 50 लैक्स का। सारे आपको 50 50 50 लैक्स नहीं देंगे, ऐसे तो आपको 1.5 करोड़ बन जाएगा। डैमेज हुआ 50 लैक्स का, आपको मिला 1.5 करोड़, नहीं ऐसे नहीं होता है, 50 लैक्स ही आपको मिलेगा। इनफैक्ट उससे कम ही मिलता है, जनरल इंश्योरेंस में पूरा अमाउंट रिकवर नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी से, थोड़ा कुछ रेशियो जो मिलता है ना आपको वो भी डिवाइड होके मिलता है। जैसे ए कंपनी आपको पे करेगी 30%, बी कंपनी आपको पे करेगी 30%, हो गया 60, बाकी सी कंपनी आपको पे करेगी 40%। तो ये रेशियो अपनी अपनी अपना अपना रेशियो कंपनी लेती है लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। तो वो एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि कितना प्रपोर्शन आपकी कंपनी का था और आपने कितना एग्जैक्टली पेमेंट किया। यस, एज पर डिसाइडेड रेशियो, वेरी गुड। ठीक है, तो तीनों कंपनीज के बीच में वो डिसाइड होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। इन केस अनड्यूली लॉन्ग टाइम हैज elapsed after filing the case and there has been no further communication, no litigation, litigation मतलब आपके ऊपर जो जो वो लगाए जाते हैं ना कि आपने पे ही करना है, आप लाइबल हो, उसके तो litigation is involved, the reasons for such provision should be inquired। बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी के ऊपर आ तो गया कि आपको क्लेम सेटल करना है, कंपनी इज लाइबल, बट है ना, कंपनी उसको पे नहीं कर रही है और बहुत बड़ा टाइम आ गया बीच में, ठीक है, बहुत बड़ा टाइम आ गया और कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन हुई नहीं, तो उसकी इंक्वायरी निकालना कि क्या रीजन है, कि कंपनी किसी क्लाइंट को चीट तो नहीं कर रही है, ठीक है, वो जानकारी निकालना। नो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज कैरिड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम्स इंटीमेटेड, जो आपको लगता है कि क्लेम्स इंटीमेटेड हैं, अंदाजे से ये क्लेम्स अभी फ्यूचर में आने वाले हैं, इसके अगेंस्ट में कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो नहीं है, तो उसको चेक करना। क्लेम्स आर प्रोवाइडेड फॉर नेट ऑफ एस्टिमेटेड सैलवेज, जब हम क्लेम्स को सेटल करते हैं तो उसमें से एस्टिमेटेड सैलवेज जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए वो हुए हैं हमारी कंपनी के हुए हैं, उन्हें हमको माइनस करके सेट ऑफ करके हमको पे करना होता है, तभी तो लिखा हुआ है नेट। नेट का मतलब होता है काट साट।
ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर आपने ड्यूली डिलेज जो भी है वो पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं वो चेक करना। एंड ड्यू प्रोविजंस हैज बीन मेड, जो भी आपके क्लेम्स लॉन्च हुए थे, लॉगिन हुए थे, आपके पास रजिस्टर हुए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं आपको प्रोविजंस करने। जितने क्लेम्स लॉक्ड हुए थे आपके पास और सेटल करना है आपको, उसके अगेंस्ट में जो आपने प्रोविजंस अप्लाई किए हैं वो आपको चेक करने एज एन ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट इज कमीशन। अब आ जाओ कमीशन पे। अब आपको पता है कमीशन क्या होता है? कमीशन का मतलब अगर सपोज सपोज आपकी कंपनी, आप जो जो आपकी कंपनी है वो एजेंट को 10% कमीशन बोलती है, 10% मिलेगा। उसका मतलब क्या है कि जब आप व्हाट टू से जब आप कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज को कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, अगर कंपनी को हेल्प करते हो ये मार्केटिंग करने में, बेचने में, तो एज एन एजेंट कंपनी आपको क्या पे करती है? कमीशन। तो जरूरी नहीं है ना सिर्फ मेरे ही डायरेक्ट बिजनेस का कम्युनिकेशन, मेन बिजनेस का, री इंश्योरेंस बिजनेस का भी तो कमीशन कमीशन हो सकता है ना। तो आप मुझे बताइए री इंश्योरेंस सीडेड के टाइम पे क्या होता है? कमीशन पे करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं? चलो कम ऑन, आपके अखबार में इसके प्रैक्टिकल सम्स की हैं। व्हाट मैम, रिपीट करो मैम। री इंश्योरेंस सीडेड के टाइम पे कमीशन रिसीव होता है कि कमीशन पे होता है? वेरी सिंपल लॉजिक। री इंश्योरेंस सीडेड के टाइम पे कमीशन क्या होता है? रिसीव के पेमेंट्स? आर यू श्योर रमेश? पे होता है, पे कर पे होता है, पक्का पे होता है। श्योर है? हम्म, अभी मैं इतनी बार पूछ रही हूँ ना इसलिए आपको लग रहा है आई थिंक तो। अच्छा लिसन, मैं आपको बता रही हूँ, पे नहीं होता है, रिसीव होता है। आप लॉजिक अप्लाई करो ना। देखो, कमीशन सीडेड का मतलब क्या होता है? जब मैं सॉरी री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी, ए कंपनी, सपोज मेरी ए कंपनी है, आपकी बी कंपनी है, तो मैंने आपको री इंश्योरेंस दिया। जब मेरी कंपनी आपको दे रही है, ऑफर दे रही है, इट इज ऑफर गिवन टू द अनदर इंश्योरेंस कंपनी। अब मेरी कंपनी के बारे में सोचो, आप ए कंपनी के बारे में। जब ए कंपनी सामने वाली कंपनी को अपना बिजनेस शेयर करती है तो कमीशन तो लेगी ना उनसे। मैं आपको अपना बिजनेस शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं उठा नहीं पा रही हूँ इतना ह्यूज बर्डन। 1 करोड़ की पॉलिसी लेने आया मेरा कस्टमर, तो मैंने ले लिया, फिर मैंने कहा आपसे री इंश्योरेंस ले लो। तो अगर आप मेरे साथ एंटर करोगे री इंश्योरेंस में, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं सीडेड कर रही हूँ, तो मेरे बारे में सोचना है ना आपको। री इंश्योरेंस सीडेड के टाइम पे मैं आपसे अपना बिजनेस शेयर कर रही हूँ, तो मुझे तो आपसे कमीशन मिलेगा ना। सो कमीशन विल बी रिसीव्ड। यस। ओके, तो आप इसको कैसे कमीशन मिलता है री इंश्योरेंस सीडेड में, और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के टाइम पे क्या होता है? पेमेंट होता है। अब देखो नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन। मतलब ऑडिटर को कमीशन के लिए क्या क्या चेक करना चाहिए? सारे वाउचर, जिससे पता लग जाए कि अच्छा इतनी कमीशन पे हुई है। सारे डॉक्यूमेंट, टीडीएस चेक करो, कमीशन पे किया तो कितना टीडीएस डिडक्ट किया, क्या वो टीडीएस टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पर आप एक और पॉइंट बना सकते हो। ही शुड ऑल्सो चेक द कैलकुलेशन ऑफ द कमीशन, कितने अमाउंट पे कितने रेट ऑफ कमीशन को अप्लाई किया वो भी चेक करो। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करो, जैसे रजिस्टर ऑफ एजेंट, कमीशन कॉलम में चेक करो, प्रीमियम, री इंश्योरेंस सीडेड के टाइम पे कितना कमीशन पे किया, रिसीव किया, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के टाइम पे कितना कमीशन पे किया।
ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन बिल कॉपीज। जितनी भी बिल की कॉपीज है, बिल्स बनाए जाते हैं ना वाउचर्स के फॉर्म में, वो चेक करना। एजेंट वाइज कमीशन समरी चेक करना। एजेंट वाइज हमने रिकॉर्ड बना हुआ है एक एक एजेंट का कि उसने कितना टारगेट अचीव किया और कितना कमीशन उसको साल भर में मिला। बैंक स्टेटमेंट्स, उसके जरिए पता लग जाएगा कि मैंने कितनी पेमेंट्स कर चुकी है और कितनी आउटस्टैंडिंग है। टीडीएस फाइल चेक करो, उससे प्रूफ मिल जाएगा कि आपका टीडीएस जितना डिडक्टेड था उतना ही रिकॉर्डेड था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिकंसिलेशन हो जाएगा ना। ठीक है। अब आ जाओ री इंश्योरेंस पे। री इंश्योरेंस, ध्यान से सुनना। री इंश्योरेंस मतलब री इंश्योरेंस दो होते हैं, री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब है ना, कंपनी दो तरीके की री इंश्योरेंस में एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट्स में। दो तरीके की री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फैकल्टेटिव, एक ट्रीटी। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईच ट्रांजैक्शन हैज टू बी नेगोशिएटेड इंडिविजुअली। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को मुझे इंडिविजुअली सामने वाली कंपनी को नेगोशिएट, कम्युनिकेट करके बताना पड़ता है। या कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई तो इंडिविजुअली मुझे नेगोशिएट करके उस ट्रांजैक्शन को डील करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है ट्रीटी। ट्रीटी मतलब टू कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है विद द लिमिट्स ऑफ ट्रीटी। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए दो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, उसे कहते हैं ट्रीटी इंश्योर, ट्रीटी री इंश्योरेंस। जोग्राफिकल कंडीशंस हो सकती है इसमें, मॉनेटरी कंडीशंस हो सकती हैं, बिजनेस कितना कर सकते हो, कितना कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी कितनी शेयर हो सकती है, रिस्क कितना उठाया जा सकता है। ये हमने ट्रीटी बना लिया। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा। कैसे वेरीफाई करोगे? एज एन ऑडिटर आप कैसे वेरीफाई करोगे सारे नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग फैकल्टी एंड ट्रीटी वो इन अकॉर्डेंस हैं कि नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस के? अब इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट शुड बी सबमिटेड टू आईआरडीए। वो हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है। ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर कमीशन ऑन reinsurance accepted as well as ceded has been calculated as per terms and conditions। मतलब जितना कमीशन बैठता है एक्सेप्टेड और सीडेड के टाइम पे उस हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन की हुई है कि नहीं की हुई है। इवेल्युएट द सिस्टम, कौन से सिस्टम के थ्रू आप चल रहे हो, प्रैक्टिस कौन सी अडॉप्ट की हुई है, कैसे पेमेंट करते हो, किस मोड में पेमेंट करते हो। ठीक है। या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, अगर है तो फिर वो कैसे आप कन्वर्ट करते हो उस अमाउंट को। समझो आप किसी आउटसाइड इंश्योरेंस कंपनीज के साथ री इंश्योरेंस ले रहे हो, आउटसाइड कंट्री में जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ अगर आप री इंश्योरेंस बिजनेस ले रहे हो तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। तो कौन सी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, कैसे उसको कन्वर्ट करते हो आप, मार्केट वैल्यू क्या लेते हो उसकी। ठीक है, ये सब आपको चेक करना पड़ता है एज एन ऑडिटर। Auditors should also examine whether proper disclosure is made according to accounting policies। जितनी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो रूल्स के हिसाब से आपने उनको डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, किसको? सारे री इंश्योरेंस बिजनेस में से जो आपको इनकम जनरेट हो रही है। He should see that proper system is in place। मतलब आप जो भी डिसीजंस बनाते हो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, फिनेंशियल पावर्स जितने भी आपके हाथ में, उससे रिलेटेड जो भी आप डिसीजंस लेते हो वो प्रॉपर सिस्टम के साथ लेते हो कि नहीं लेते हो, वो चेक करना है। दैट्स इट। ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब ये एक एक पॉइंट बताइए री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के बारे में। ठीक है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब, आउटवर्ड मतलब सीडेड, मतलब आपने किसी को री इंश्योरेंस दिया, और इनवर्ड मतलब एक्सेप्टेड मतलब री इंश्योरेंस लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, री रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये क्या होता है? ये मैंने आपको कल भी बताया था। क्योंकि कंपनी आपसे पहले ही प्रीमियम ले लेती है, ठीक है, लॉस होने से पहले ही प्रीमियम चार्ज करती है ना, तो 50 सॉरी मतलब कंपनी क्या करती है आपसे एडवांस में प्रीमियम ले रही है।
अभी नुकसान हुआ नहीं है, डैमेज हुआ नहीं है, पर प्रीमियम तो कंपनी आपसे पहले ही लेती है। तो इसका मतलब है कंपनी आपसे एडवांस प्रीमियम ले रही है। उस एडवांस अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब है अभी तक वो प्रीमियम की ड्यू डेट आई नहीं है चुकाने की। मतलब डैमेज जो रिस्क आपने, आपकी कंपनी ने मेरा लिया था, उसकी अभी ड्यू डेट, कोई डैमेज वाली डेट आई नहीं है, उसके पहले ही आप मुझसे प्रीमियम ले रहे हो। तो जो एडवांस प्रीमियम आप मुझसे ले रहे हो उसका कुछ प्रोविजन करना पड़ता है, मुझे रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो जो मेरा इंश्योरेंस होता है उसका 100% होता है, और जो फायर इंश्योरेंस या अदर बिजनेस होते हैं उनका 50% होता है। तो कंपनी को ये लीगल रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ती है। अब को इंश्योरेंस क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, को इंश्योरेंस हम करेंगे। ओके, ये हो जाएगा, को इंश्योरेंस हो जाएगा अपना। Co-insurance is an agreement where the property of insured is insured jointly by two or more insurance companies. Co-insurance का मतलब ही होता है कि ये एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी, मेरी इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी, टू और मोर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एक साथ इंश्योर्ड की जाती है। तो क्लेम्स भी आपको सारी इंश्योरेंस कंपनीज सेटल करके देंगी, बट इट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज. If the company is leader, it will send the premium statement to other co-insurer, which is called outgoing co-insurer. But if the company is not leader, it will receive the inward premium statement from the leader. तो सपोज मैंने 3 इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई, उसमें से एक लीडर कंपनी होती है। सपोज मेरी लीडर कंपनी है और आपकी 2 अलग अलग कंपनीज हैं जिनसे शेयरिंग की हुई है, टोटल 3 हो गई। अब मैं क्या करूंगी, बीइंग अ लीडर, मैं आपको प्रीमियम स्टेटमेंट भेजूंगी, जिसके जरिए आपको पता लगेगा कि इतना प्रीमियम मुझे मिल रहा है, और इतना क्लेम अगर सेटल करना होगा तो इतना इतना क्लेम हम तीनों मिला के सेटल करेंगे। उसको बोलते हैं आउट गोइंग को इंश्योरेंस। पर मैं लीडर नहीं हूँ, लीडर आप हो, तो मेरे पास प्रीमियम इनवर्ड, प्रीमियम स्टेटमेंट इनवर्ड होगा, मेरे पास आएगा, आप मुझे दोगे। सो दैट विल बी नोन एज इनवर्ड प्रीमियम स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है? He has to verify all the proper records are maintained. सारे records maintain किए हैं, transactions record किए हैं. Premium should be, the premium received should be checked by the auditor with reference to receipts issued, agents premium accounts, premium registers, premium statements. मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर्स हैं अलग अलग तरीके के जिससे आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स पेड, जो भी आपने क्लेम्स पे किए हैं उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स के जरिए आप चेक करो कि कितना क्लेम्स वाकई में आपने, आपका शेयर कितना था आपकी कंपनी का, 40%, 70%, 60%। तो जितना पेमेंट हुआ है वो वाकई में रेशियो के हिसाब से है कि नहीं है। 60% था तो आपने 70 तो नहीं कर दिया, या 50% तो नहीं पे किया। तो यू हैव टू चेक दैट ओन शेयर, कंपनी का खुद का शेयर। He also has to check the provision for claims is created only for that part for which company is legally liable. मतलब legally liable जिसके लिए हो उतना ही claim settlement हुआ है. Other than that, claim will not be settled. He should also check if proper adjustments are made for incoming and outgoing co-insurance. मतलब proper records maintain हो रहे हैं अलग अलग, किसके लिए? Incoming co-insurance and outgoing co-insurance. हो सकता है मेरी कंपनी इनकमिंग को इंश्योरेंस में भी है और आउटगोइंग में भी है, मतलब मेरी कंपनी किसी केस में लीडर भी हो सकती है, किसी केस में नहीं भी हो सकती है। तो दोनों के रिकॉर्ड्स अलग अलग मेंटेन किए गए हैं कि नहीं, वो भी चेक करना है एज एन ऑडिट। ओके, सो वी आर डन विद को इंश्योरेंस। नाउ let's take 5-7 minutes break because less than 1 minute is there in our meeting, and then we will begin with our next part. Okay, 5 Okay, ma'am. break later. Yeah.